हो, तुमको गठिया है, सच में तुमको गठिया है, तुमको सही में गठिया है। अब तुमको अपनी पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा और तुमको इस दर्द से छुटकारा मरने के बाद ही मिलेगा। दोस्तों, हमने ये जो बात अभी कही, ये आपने बहुत लोगों से सुनी होगी। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में किसी न किसी को गठिया हो रखा होता है और हमें पता है कि उसको कितना पेन होता है और हम ये सोचते हैं कि इसकी तो कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ऐसा ही हम सोचते हैं। तो चलिए आज हम इस गठिया के बारे में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सब कुछ जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या खाना पीना चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए। इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गठिया है ये हमारे भारत में लगभग 1,20,00,000 लोगों को होता है और इसमें अगर हम बात करें तो ये मोस्टली फीमेल्स को होता है और इसका जो रेशो है वो 1:3 का है। माने अगर ये किसी 3 महिलाओं को होगा तब जाके किसी एक मेल को होगा, ठीक है। 3:1 का 3 महिलाओं का और उसमें एक मेल का 3:1 का रेशो है। ये हमें मोस्टली जो है हैंड्स और लेग्स माने हाथ के और पैर के जोड़ों में ही हमको ये देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ये हमारे शरीर के कई और हिस्सों में भी हमें ये पेन होने को मिलता है। इसको हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर ये लंग्स में हमको देखने को मिलता है तो हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है। इसके अंदर होता ये है कि व्यक्ति को मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाता है और जिस भी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गठिया की बीमारी है उसके अंदर हार्ट डिजीज़ मतलब के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपने उसको देखा होगा कि उसका जो आँख है या मुंह है वो सूखने लग जाता है और इसको हम कहते हैं सिक्का सिंड्रोम। सिक्का सिंड्रोम जिसमें कि उसके आँख और मुंह जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने इसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया। और चलिए अब हम धीरे धीरे करके इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ में देखिए, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये जो है ये एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और जब ये आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें जो है बॉडी अपने सेल्स को जो है वो अटैक करती है। इसमें बॉडी जो है क्या करती है, अपने जो सेल्स हैं उसको अटैक करती है। तो हमको उसका आज तक कारण नहीं पता चल पाया कि जो बॉडी है वो किस कारण से अपने सेल्स को अटैक करती है, ठीक है। इसलिए इसके हम कुछ रिस्क फैक्टर्स निकालते हैं क्योंकि एक्चुअल कॉज तो पता नहीं चल पाता है। तो हम रिस्क फैक्टर देखते हैं कि हो सकता है इस कारण से होता हो सकता है इस कारण से होता हो। तो कई सारे फैक्टर्स निकाले कि रिस्क फैक्टर्स है कि जो लोग ये काम ज़्यादा करते हैं उनको ये होता है। तो रिस्क फैक्टर्स में एक तो 3 चीज़ें मैक्सिमम हमारे पास आती हैं, नहीं एक्चुअल में 4 चीज़ें आती है लेकिन हमने इसको 2 में बांट दिया है। एक तो जो नॉन मॉडिफाइबल है जिसको कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं ना, तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। जैसे जीन के कारण, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मदर को है तो बच्चे को, बेटी को हो गया या उनके बेटों को हो गया, लेकिन कई बार ना ये चीज़ फेल भी हुई है। जैसे कई बार आप देखोगे कि आपकी मदर को है लेकिन आप में से आपकी पूरे परिवार में आपकी पूरी पीढ़ी में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। और कई जगहों पर ये आपने देखा होगा कि मम्मी को है, आपकी माता को है, लेकिन बच्ची और बच्ची को भी हो गया, है ना। तो जेनेटिक भी होता है लेकिन ये परमानेंट मतलब एकदम होता ही होता है ऐसा नहीं है, इसके कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। फिर इसको हम कई बार हमने ये देखा होगा कि ये किस उम्र के लोगों में होता है, तो ये 25 से 30 साल 35 साल की उम्र के लोगों के बीच में होता है, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम ये इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ लगभग 40 से 45 साल की उम्र में ये गठिया रोग जो है वहाँ पर महिलाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक भी ये हो जाता है कई बार जेंडर में, तो उसमें मतलब फीमेल्स को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फीमेल्स को ये ज़्यादा होता है और मेल्स को ये जो है थोड़ा सा कम होता है। और कई बार ये कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आपको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं कि कैसे इसके क्या साइंस होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स में हम इसमें सबसे पहले आते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस में।
जब हम मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस ये होता है कि व्यक्ति को, जब जैसे व्यक्ति सुबह सुबह सो के उठता है तो उसके हाथ के अंदर मतलब एक जकड़ाहट सी होती है, और जैसे दिन बीतता चला जाता है उसका हाथ जो है वो ठीक होता चला जाता है। ठीक है, अब ऐसे कैसे होता है? माने जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो शुरू में उसको 1 घंटे के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें एक पेच है। पेच ये है कि अगर उसको मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है और वो 1 घंटे से कम की हो रही है, मान लीजिए आधे घंटे की हो रही है या 25 मिनट की हो रही है या 20 मिनट की हो रही है, तो उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं रखेंगे। इसका मतलब हम उसमें ये लगा सकते हैं कि उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस है। लेकिन जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको 1 घंटे से ज़्यादा की मॉर्निंग स्टिफनेस होगी ही होगी। ठीक है, और ये मॉर्निंग स्टिफनेस होती क्या है? जैसे कि आपके जो जोड़े होंगे, उन जोड़ों में जो जॉइंट्स होंगे, उन जॉइंट्स के अंदर आपको स्टिफनेस महसूस होगी, और जब वो स्टिफनेस महसूस होगी तो जैसे जैसे आप काम करेंगे वो स्टिफनेस कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जैसे अगर आप सुबह सुबह सो के उठेंगे ना, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस नजर आएगी, लेकिन जब आप दिन भर के काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मतलब कि ये केवल 1 से 1.5 घंटे के अंदर सब गायब हो जाएगी। अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा आ रहा है तो ही ये जो है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लेकिन अगर 1 घंटे से कम आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑस्टियो आर्थराइटिस का सिम्टम है। ठीक है, इसमें जो है वो स्वेलिंग ऑफ रिस्ट हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ एमसीपी होती है। एमसीपी मतलब मेटाकार्पोफायरेंजियल जॉइंट्स, और स्वेलिंग इन पीआईपी। पीआईपी का मतलब है प्रॉक्सिमल इंटरफायरेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। फिर उसमें पेन होती है, टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ये होती है कि व्यक्ति को जो है ना बुखार सा महसूस होता है, कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझको बुखार है, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जब वो थर्मोमीटर लगाता है तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि मुझको बुखार है ना। उसको थकावट महसूस होगी, है ना। दिन भर के जो डेली का जो काम होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का, किसी भी भारी सामान को थोड़ा सा उठाना, तो वो उठा नहीं पाएंगे। जैसे महिलाएं सुबह सुबह जैसे खाना बनाती हैं तो आटे को गूंथती हैं, तो आटा जो है वो गूंथा नहीं जाता है उनसे। ठीक है, तो ये सब भी होता है। अब फिर इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो उनका जब हम हाथ देखते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो उनके हाथ में हमको कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ मिलती हैं। तो वो डिफॉर्मिटीज़ जो है वो लगभग कई तरह की होती है, लेकिन मैंने अपने में यहाँ पर 5 तरह की डिफॉर्मिटीज़ को मेंशन कर रखा है। उसमें एक होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, दूसरी डिफॉर्मिटी होती है जेड डिफॉर्मिटी, तीसरी डिफॉर्मिटी होती है बटन होल डिफॉर्मिटी, चौथी होती है अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, और पांचवी होती है बेकर्स क्रेस्ट, यूजली अकर इन कॉम्बिनेशन विद नी साइनोवाइटिस। ठीक है, ये 5 तरह की डिफॉर्मिटीज़ होती है। अब फिर हमारे को अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि फिर आप भाई इसका इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे, आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है या नहीं है। तो इसमें हम लगभग 5 चीज़ें बताएंगे, और इन 5 चीज़ों के अनुसार 5 चीज़ों से ये पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। कैसे, कौन कौन सी होंगी? जो सबसे पहले है कि हम उसका एंटी-सीसीपी जो है वो टेस्ट करवाएंगे। और जो एंटी-सीसीपी टेस्ट होता है ना, ये एक्चुअल में इसका स्पेसिफिक टेस्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। क्यों स्पेसिफिक टेस्ट है? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आपको मिल गया एंटी-सीसीपी, तो 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन अब मैं आगे आने वाली बता रहा हूँ, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, अगर मान लो आपका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो भी आप कंफर्म ये नहीं कह सकते कि आपको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्यों? क्योंकि 30% जो लोग हैं उनका रूमेटॉइडिक फैक्टर नेगेटिव होता है। और दोस्तों कि ये जो रूमेटॉइडिक फैक्टर है, ये जो है कई सारी और डिजीज़ेस के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है एक स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन की। ठीक है, अब सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो आपके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को मॉनिटर करता है, बट ये कन्फर्मेटरी नहीं है। ये भी कन्फर्मेटरी नहीं है। ये आपके इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को तो मॉनिटर करेगा और ये आपके इन्फेक्शंस को मॉनिटर करेगा, पर ये कोई भी जो है आपका कन्फर्मेटरी है नहीं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ESR की। जैसे अगर जो अगला जो टेस्ट है ESR, अगर आपका ESR जो है वो बढ़ा हुआ है
तो जो ESR जो बढ़ा हुआ आता है ये तो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेशन में या कई सारी और पैथोलॉजीज़ के अंदर भी ये बढ़ा हुआ आता है। तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है कन्फर्मेटरी है। और फिर कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं। अगर हम एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर भी जो है ओनली सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग ही हमको देखने को मिलती है उसके अंदर भी। तो इसमें से कन्फर्मेटरी कोई भी नहीं है। आप करवा सकते हैं, जैसे आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा लिया या आपने ESR करवा लिया, लेकिन फिर भी एक कन्फर्मेशन के लिए हमको एक anti-CCP की करवाने की आवश्यकता है। और उससे एक बार आपने करवा लिया तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको गठिया की बीमारी है। अब मान लीजिए आप कि इसमें अब हम ये पढ़ते हैं कि इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि ये हमको हो ही ना। जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो रोकथाम ज़्यादा अच्छी बात है कि उसका इलाज हो। तो हम इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी कारण भी है, और शायद ये हमको कॉज में भी लिखना था कि स्मोकिंग, ये पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं ना, उसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं ज़्यादा हमने देखी हैं। तो इसीलिए जो स्मोकिंग करते हैं उनको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए हमको स्मोकिंग कम करनी चाहिए या उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावनाएं कम होंगी। उसके बाद आपको अपने ओरल कैविटी की सफाई करनी है, क्योंकि जिन लोगों को ये पाया गया है कि जिन लोगों को पायरेक्सिया होता है, उन लोगों के अंदर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उनको एक बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ये देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर सिलिका डस्ट, जैसे कि कोई लोग माइनिंग करते हैं, है ना, तो जो कामगार हैं तो वो उनके यहाँ छोटे छोटे जो माइनिंग जहाँ पे जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर। तो उससे भी ये पाया गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस उन लोगों के अंदर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। अब इसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ आती है, जो बहुत अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप ये खाना बंद कर दीजिए, वो खाना बंद कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो इसमें मैं पहले बताता हूँ कि आपको क्या खाना नहीं है। तो आपको क्या नहीं खाना है, देखो, जो आप में आपके शरीर के अंदर आम का संचय करवा दे, जो आपके शरीर में आम का संचय करवा दे, वो आपको खाना नहीं है। जैसे कि उड़द की दाल है, चावल है, राजमा है, अरबी है, भिंडी है, आलू है और बासी खाना है। ये सब आपको नहीं खाना है, आपको गरम खाना खाना है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें। तो और अभी मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी है। ठीक है, क्या क्या? उड़द की दाल, चावल, राजमा, अरबी, भिंडी, आलू और बासी खाना, ये सब हमको नहीं खाना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको क्या क्या खाना है। तो खाने में जो है, एक तो जो खाना आप खा रहे हैं वो एकदम ताज़ी खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, और उसके बाद साथ साथ आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, अलग अलग तरह के कलर के फ्रूट्स खाइए, है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स आप खाइए। फिर उसके बाद आप सैलिड्स खाइए, नट्स खाइए, जिसमें आपका बादाम, काजू, किशमिश, है ना, अखरोट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इस बहुत अच्छा है एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, क्योंकि आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है जब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, ये सब ले लीजिए, ये सब खाइए। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है फैटी एसिड। और अगर आप जो है नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है फ़िश खा सकते हैं। जब आप फ़िश खा सकते हैं तो उसके अंदर भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब हमने इसके बारे में बेसिक बहुत सारी चीज़ें जान ली। अब अल्टीमेटली हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे कि हम इसका कैसे जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम आपको इसके ट्रीटमेंट में मैं दोनों बातें बताऊंगा कि क्या मॉडर्न में दिया गया है इसका ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट क्या जो है वो आयुर्वेद में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मॉडर्न में इसका क्या ट्रीटमेंट है, फिर हम इसके ट्रीटमेंट आयुर्वेद के ऊपर आएंगे। तो मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जो हम चिकित्सा करेंगे या हम जो उसका इलाज करेंगे उसमें हमको जॉइंट्स को बचाना है हर हाल में, कि कैसे भी ना कैसे करके ये जॉइंट्स जो हमारा है ये बच के रहे। तो जॉइंट्स को बचाने के लिए सबसे पहले हमको उसका कार्टिलेज जो है ना वो ठीक रखना पड़ेगा, ताकि उसका कार्टिलेज ना खराब हो जाए। क्योंकि एक बार अगर उसका कार्टिलेज खराब हो गया, ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो वापस से ठीक नहीं किया जा सकता।
इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमें उसका कार्टिलेज को बचा के रखना है। और कार्टिलेज को बचाने के लिए शुरुआत में हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज में हम उसको स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है हम उसको 3 महीने के लिए देते हैं और 3 महीने तक इसको देना है। और 3 महीने के बाद हम उसको फिर अगले मेंटेन करने के लिए देते हैं ड्रग्स। वो अलग ड्रग्स होती हैं ना, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो 3 महीने के लिए हम दे रहे हैं उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमको शुरुआत में डोज ज़्यादा देनी है और उसके बाद जब शुरुआत में हमने डोज ज़्यादा दे दी उसके बाद हम धीरे 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 करके वो डोजेस कम करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने के बाद फिर हम उसको मेंटेन करेंगे। और मेंटेन करने के लिए जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको हम कहते हैं डीमार्ट्स। डीमार्ट्स में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे देते हैं, उसके बाद सल्फासेलाज़ाइन दे देते हैं, फिर मेथोट्रायाजाइड दे देते हैं, लूफामाइड दे देते हैं, फिर माइकोफिनोलेट दे देते हैं या फिर एनसेड्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा लगभग अगर 60 to 70% लोगों के अंदर आराम आ जाता है, उनको कंट्रोल में वो आ जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग बच जाते हैं या जिनका जो 30% में आ रहे हैं, तो अगर उसमें बीमारी आपकी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डीमार्ट्स दे देते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है टोफा सिट्रिनिब और बेरी सिट्रिनिब, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो बीमारी है ना वो आपकी बढ़ जाती है, और जब बीमारी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको बायोलॉजिकल इंजेक्शन दे देते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल इंजेक्शन होते हैं ये महीने में 2 बार दिए जाते हैं और कंट्रोल में जब ये आ जाते हैं तो हम इसको जो है फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न का हो गया, ठीक। और कई बार दोस्तों हमने ये देखा है कि जैसे कुछ फीमेल जो हैं वो कंसीव करना चाहती हैं लेकिन उनको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, तो फिर वो बोलती हैं, डॉक्टर के पास आती हैं कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए आप कंसीव कर सकते हैं जैसे, ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमको कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो फीमेल को नहीं देनी है। और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे मेथोट्रायाजाइड वाली है, ल्यूफामाइड वाली है और माइक्रोफिनोलेट है। ये सारी की सारी ड्रग्स हम फीमेल्स को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं देते हैं। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हार्मोन्स कुछ ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना वो थोड़ा कम होता चला जाता है। ये रियलिटी है। मतलब जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी फीमेल को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो कंसीव कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर अपने आप ही ऐसे हार्मोन के चेंज आएंगे उस समय के लिए जो कि उसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कम कर देगा। इसीलिए हमको दवाइयों को भी चेंज करना पड़ता है। और ये जो 3 दवाइयाँ मैंने आपको अभी बताई, ये तीनों दवाइयाँ हम फीमेल को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अब आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में ये है कि हमको हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून लेना है और 1 गिलास हमें मिल्क लेना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गुनगुना करेंगे और उसके बाद रात में जो है सोने से पहले इसको हम पी लेंगे तो हमको थोड़ा सा जो दर्द है हमारा, जो सूजन आ जाती है वो हमको थोड़ी कम महसूस होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा है इसमें, उसके अगर आप करो तो अदरक ले लो, काली मिर्च ले लो और शहद ले लो। इन तीनों को मिला के फिर उसको खा लोगे तो आपके जो जॉइंट्स के अंदर जो पेन है ना उसके अंदर आप देखोगे कि आपको रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें एक और है कि आप पीपली ले लो, काली मिर्च ले लो और सौंठ ले लो, उसको बराबर मात्रा में उसको मिला लो और इस तरह तैयार चूर्ण को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको पेन में रिलीफ हो रहा है, स्वेलिंग में कमी आ रही है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद शल्लाकी है, अश्वगंधा है और तिल तेल है। तो शल्लाकी और अश्वगंधा को आप ओरल कंजम्पशन करिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और तिल तेल का आप उस जगह पर लोकल एप्लीकेशन करिए, ठीक है। फिर एक और इसमें ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है कि एरंड तेल में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसके बाद आप उस जगह पर मसाज करिए, मतलब उस जगह पर उसको लगा लीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। स्वेलिंग, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्वेलिंग को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद गरम रेत की पोटली बनाकर, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कई जगहों पर मैंने देखा है कि गरम रेत की पोटली बनाकर उसकी जब आप सिकाई करेंगे और 4 से 5 बार अगर आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्वेलिंग के अंदर जो है थोड़ा स्वेलिंग आपकी
रिड्यूस हुई है, स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है। तो ये सब दोस्तों मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में यहाँ बता दिया है। मुझे आशा करता हूँ कि मैंने लगभग हर डाउट जो लगभग नॉर्मली लोगों को आता है इसके अंदर मैंने सब बता दिया है। क्या होता है, क्या सिम्टम है, क्या कॉज है, क्या रिस्क फैक्टर है, कैसा हमें इसको डायग्नोज करना है, हर चीज़ और ट्रीटमेंट के साथ मैंने लगभग इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।